नमस्कार, इनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड के इस महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो अब अगर चंपावत उपचुनाव की बात कर ली जाए तो महज कुछ दिन ही उसमें शेष बचे हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में दमखम लगाना शुरू कर दिया है। और अगर बात करें तो अब चुनाव अंतिम चरण पर है। सुबह से लेकर शाम तक प्रचार करने के बाद रात तक दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक ली जा रही है और जिसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टनकपुर का दौरा तय हो गया और योगी आदित्यनाथ 28 मई यानी कि कल 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से स्पोर्ट स्टेडियम में उतरेंगे और कार के काफिले के साथ बाजार के कई मार्गों से होते हुए गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट डालने की अपील करेंगे। एक तरफ जहां योगी के दौरे को लेकर न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं में बल्कि आम लोगों में भी उत्साह है। लोग इंटरनेट मीडिया में यूपी के मुख्यमंत्री के आगमन पर खुशी जताते हुए लोगों को गांधी मैदान में भारी संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें बीजेपी से योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गजों के नाम शामिल थे। चंपावत में पहले राहुल गांधी के आने की खबर उड़ी थी, लेकिन वो महज एक अफवाह थी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मान चुका है कि बीजेपी की जीत पक्की है, इसलिए कांग्रेस प्रचार पर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन फिर भी कांग्रेस चंपावत में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चंपावत सीट पर उपचुनाव 31 मई और 3 जून को मतगणना होगी और अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी और सपा से मनोज कुमार और ललित मोहन भट्ट के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गड़कोटी में से कौन चंपावत का रण फतेह करता है। उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन में, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ पार्टी को। किस तारीख को? 28 तारीख को उनका आना है। अब तक 11 बजे की सूचना है। धामी जी को खटेमा से भी जीतना चाहिए था, पता नहीं क्या कारण रहा कि वो हार गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर ही रखा था। जब सीएम प्रोजेक्ट होने के बाद प्रदेश में 47 सीटें आ जाती हैं और सीएम का कैंडिडेट हार जाता है, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ाई के कारण बनते हैं हार का। और इस समय धामी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो एक सीएम के रूप में लड़ रहे हैं, तो आज तक का हमारा उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है, सीएम रहते हुए जिसने चुनाव लड़ा वो निश्चित रूप से जीता है। और लेकिन फिर भी कांग्रेस दावा कर रही है और मैं भी चाहूँगा कि बहुत गंभीरता से चुनाव को लड़ा जाए और मजबूती के साथ लड़ा जाए। हार जीत होती है वो अलग बात है, लेकिन चुनाव की ढंग से लड़ा जाना चाहिए और कांग्रेस उसको लड़ेगी भी। और जहाँ तक जीत हार का प्रश्न है वो तो रिजल्ट बताएगा। और वैसे भी धामी जी हार ही जाएंगे कहना भी संभव नहीं है और एकदम क्लियर जीत रहे ऐसा कहना भी संभव नहीं है, राजनीति है। लेकिन फिर भी लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज तक नहीं हारा है तो धामी जी भी नहीं हारेंगे, ये उम्मीद है लोगों को। अब कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस की जो टीम है वो किस तरह से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है, उससे कुछ दिनों में पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। आदित्यनाथ जी का आना भाजपा का अपना निजी मामला है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि निर्मला गहतोड़ी जी एक स्थानीय महिला प्रत्याशी के तौर पर एक बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और एक भारी जीत के साथ, एक भारी अंतर के साथ
वो पुष्कर सिंह धामी जी के खिलाफ जीत हासिल करेंगी, क्योंकि चंपावत का पूरा चुनाव एक स्थानीय महिला प्रत्याशी बनाम भाजपा की पूरी सरकार और पूरी लॉबी है। ये पूरा चुनाव भाजपा के चुनावी प्रोपेगेंडा और स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर है। और जिस तरह से निर्मला गहतोड़ी जी से डरकर भाजपा ने अपने एक चुनावी झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया है, वो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे चुनावी कार्यालय बंद कराए गए हैं और डराने धमकाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाकर और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी की छवि को एक राजा बनाने का काम किया है। कल मैं सतपाल महाराज जी का बयान सुनना था, वो कह रहे थे कि आप राजा का हाथ पकड़ लोगे तो सब आपके पीछे पीछे हो जाएंगे। तो ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। मुख्यमंत्री की सीमित क्षमताएं होती हैं, वो कोई राजा नहीं होते हैं। और ये पूरे संविधान का और लोकतंत्र का अपमान करके एक झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं या कोई भी है, निर्मला गहतोड़ी जी बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करेंगी। चंपावत की जनता के महान आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की विधानसभा उपचुनाव में जीत निश्चित है और ये जीत भी अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है। जहाँ तक क्षेत्र के विकास का सवाल है और चंपावत की जनता के अपेक्षाओं का सवाल है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि श्री धामी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रतीक हैं। और ये बात चंपावत पर भी लागू होती है। चंपावत का प्रतिनिधि चुने जाने के बाद निश्चित तौर पर चंपावत के विकास की गति और तेज होगी। और एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि चंपावत की जनता केवल अपना विधायक ही नहीं चुन रही, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी चयन कर रही है। तो ऐसे में चंपावत की जो जनता की अपेक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर पूरी होंगी। और जैसा कि तो चलिए, धामी का जो बेड़ा पार होगा वो योगी के प्रचार से आखिर कितना कुछ असर पड़ेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी बनता है कि बीजेपी तो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन आखिर कांग्रेस जो इतने बड़े बड़े दावे करती है, निर्मला गहतोड़ी जी को लड़ाने के लिए कौन सा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता अब तक उत्तराखंड पहुंचा है जिससे कांग्रेस की बातों में थोड़ा सा तो वजन मिले? इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय कराते हैं। दिनेश शक्ति त्रिखा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, काफ़ी अहम विषयों पर जानकार हैं। आपका स्वागत है सर। सत्यवीर चौहान हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बीजेपी से बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं सत्यवीर चौहान जी। लखपत बुटोला जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लखपत जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। सर, बीजेपी तो पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है, लेकिन सर कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस जो स्टार प्रचारकों के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक का नाम था। सर, आखिर वो लोग दिख नहीं रहे हैं धरातल पर। देखिए, अगर भाजपा ने ताकत लगा रखी है हाँ, तो कांग्रेस का ही दम है कि भाजपा को अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अपने उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के कामों पे भरोसा नहीं रहा। वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ला करके और उनके माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। हाँ। आप समझ सकते हैं कि एक जो मुख्यमंत्री पदेन हो, वो मुख्यमंत्री अपने सीट को बचाने के लिए, अपने सीट को जीतने के लिए अपने प्रदेश के न जनता पे, उस विधानसभा की जनता पे भरोसा है, न इस प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। आज उन्हें प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश से लाना पड़ रहा है। तो जो ये हायर किए जा रहे हैं, तो आप कह रहे कांग्रेस कहाँ है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जमीन में है और लोगों के दिल में है और लोगों के मन में है। नहीं, जमीन पे है, लेकिन लखपत जी जमीन पे दिखना तो चाहिए। आखिर है कहाँ? राहुल गांधी जी कहाँ हैं? प्रियंका गांधी जी कहाँ हैं? आपके जो भुवन चंद कापड़ी जी हैं कहाँ हैं? जो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं, ये कहाँ गए? हरीश रावत जी एक बार पहुंचे थे, उनमें भी बड़ा जोश आया था जब वो उदयपुर से वापस आए थे, बड़ा जोश दिखा था उनके अंदर। उन्होंने कहा चिंतन शिविर से शामिल होकर आया हूं, अब कांग्रेस की चिंता ही दूर कर दूंगा। लेकिन कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई हैं योगी जी के दौरे से। देखिए, आप एक चीज को समझ लीजिएगा
समझाइए यशपाल मुझे। आर्य जी वहाँ हैं, हरीश रावत जी वहाँ हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ, सारे हमारे कार्यकर्ता, मैं स्वयं वहाँ गया हूँ। और स्थानीय जो हमारा स्थानीय संगठन है उसके बलबूते और स्थानीय लोगों के बलबूते जिन्होंने वोट डालना है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ है। मैं एक बात आप समझ सके, यदि कांग्रेस मजबूत नहीं होती, कांग्रेस वहां पे चुनाव जीत नहीं रही होती, तो भाजपा को उधार के प्रदेश के या दूसरे प्रदेश के नेताओं को नहीं लाना पड़ता। उनको भरोसा नहीं है। और योगी जी के आने बाद भी, योगी जी के आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ, भाजपा वहां जा रही है और गांव गांव घर घर लोगों से कह रही है कि आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी विधायक के लिए नहीं तो मुख्यमंत्री स्थिति चुन है, रहे हैं। बीजेपी के लिए तो सुन स्थिति लीजिए, ऐसी है क्योंकि ये सिर्फ विधायक का चुनाव सुन नहीं लीजिए, है, सुन- सीएम का चुनाव नहीं सुन है, लीजिए, पुष्कर सिंह सुन धामी का लीजिए, जो चुनाव है वो राजनीतिक करियर का चुनाव है। बीजेपी के लिए सुन तो लीजिए, एन सुन केन लीजिए। प्राकेण कैसे भी जीतना ही है। जी बताइए। मेरी बात सुन ली थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि आप ये बताएं कि अगर इन्हें विधायक मुख्यमंत्री डायरेक्ट चुना जाता, 70 विधानसभाओं पे लोग चुने गए, इससे पहले इनके विधायक वहां थे, तो जनता ने गलती कर दी विधायक चुन करके, इनको बहुमत दे करके। क्या जो 47 में 46 सीटें इनको जिताए, ये बेकार जिताए जनता ने? ये जो स्लोगन दिया जा रहा है वो लोगों के दिमाग को भ्रमित करने के लिए, एक गलत नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है। और भाजपा को अपनी हार दिख रही है और इसी हार की वजह से बौखलाई हुई भाजपा है और इस झूठे स्लोगन का भी असर नहीं हो रहा है। इसलिए वो आज योगी जी को मंगा रहे हैं, कल हो सकता है मोदी जी को मंगा दे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमारी जो कैंडिडेट वहां पे हैं वो बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। मैं आज आपसे कह सकता हूं कि जनता जान चुकी है कि हम एक बार भाजपा की छलावे में आ गए, गलत नेगेटिव पे हमने लोगों को वोट दिया और वहां के लोग जो कांग्रेस ने उस विधानसभा का विकास किया था उसको उसकी तुलना करके निश्चित रूप से कांग्रेस को वहां पे बड़ी बढ़त मिली और कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। चलिए दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुँच रही है। सर, आपने चंपावत को काफी करीब से देखा है और वहां की जो सुविधाएं हैं, शायद उन्हीं के बलबूते बीजेपी जो है उपचुनाव लड़ रही है, चुनाव नहीं लड़ रही है, उपचुनाव लड़ रही है अगर देखा जाए तो। दिनेश जी 2 बार से लगातार विधायक रही है और 5 साल से पिछली बार सरकार भी रही है, तो कुछ सुविधाएं जरूर अधूरी रह गई जिसके बलबूते पर अब बीजेपी उपचुनाव लड़ रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी जीत के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ गया। सर डर तो है सर कहीं ना कहीं, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए महज एक चुनाव नहीं है, उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लगा है। जी पूरा राजनीतिक नमस्कार आपको। जी बोलिए। भाजपा को चंपावत में इतना कॉन्फिडेंस है तो उनको योगी जी को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं। नंबर दूसरी बात ये है कि चंपावत के विकास की ये बात कर रहे हैं, लेकिन विकास वहाँ हो पा रहा है? 2 बार तो भाजपा की सरकार रही, 2 बार कांग्रेस की सरकार वहाँ रही, लेकिन दोनों बार क्या विकास हुआ वो आज तक वहाँ पर दिखाई नहीं। आज भी सड़कों की बद हालत है, ट्रैफिक वहाँ पर बुरा हाल है, जनता वहाँ पर बदहाल है, सब चीज है, लेकिन विकास नाम की चीज पर है कहाँ? विकास अगर ये चाहते तो 2 दिन में सब 1 महीने के अंदर कर सकते थे, जो धामी जी ने वहाँ पर अनाउंसमेंट की थी। नंबर दूसरी बात यह निश्चित थी कि ये बार बार भाजपा वाले या कांग्रेस वाले दावा करते हैं कि हम ये हैं वो हैं, चौहान जी भी दावा करते हैं, इनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जब कांग्रेस वाले वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे और जा नहीं रहे तो आप भी शांति से अपने चुनाव का प्रचार कीजिए ना। एक दूसरे के ऊपर लाठंडी लगाते हैं, जिनका बड़ा करना उनके बड़े से वो नहीं जा रहे, वो नहीं जा रहे। अब दोनों भी प्रोग्राम नेता योगी जी को उतारा है आज चंपावत के अंदर। आपको याद होगा देखते थे हमारे योगी के रहने वाले हैं, वो का बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पर उपचुनाव हुए थे। वो उपचुनाव पर जीत पाए जबकि फिर मुख्यमंत्री थे वहाँ पर अपने ही शहर के अंदर। बिल्कुल दिनेश जी, फिलहाल उत्तराखंड का इतिहास भी यही कहता है कि जब जब उपचुनाव हुआ है, यानी कि मुख्यमंत्री के लिए उपचुनाव हुआ है,
मुख्यमंत्री को सदन भेजने के लिए उपचुनाव हुआ है तो मुख्यमंत्री की ही जीत हुई, लेकिन क्या चंपावत का इतिहास दोहराएगा? इसी पर चर्चा जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा पर वापस जाते हैं कि योगी का प्रचार आखिर धामी के लिए किस तरीके से बेड़ा पार होगा। सत्यवीर चौहान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है। सत्यवीर जी, जिस तरीके से सीएम योगी का अब दौरा है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाह रही, सामने कोई भी हो लेकिन हल्के में नहीं लेना चाह रही है। या जिस तरीके से खटीमा में हार हुई है, शायद वो वजह भी हो सकती है कि अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अगर बात करें तो ये सिर्फ विधायकी का चुनाव नहीं है, सीएम का चुनाव नहीं है, उनके पूरे राजनीतिक करियर का चुनाव है। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं जो इस समय आपका चैनल देख रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लिए कोई भी चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, हमारे लिए सभी चुनाव एक समान होते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा कार्य में लगा था। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजनीति में सबसे अधिक आवश्यकता होती है परिश्रम की, और हमारा कार्यकर्ता इतना परिश्रमी है कि किसी दल के पास भी इस प्रकार का कार्यकर्ता नहीं है। और उसी का आपने देखा होगा कि जो 10 मार्च को रिजल्ट आया और अनेक मिथक ऐसे टूटे जो वर्षों से और दशकों से उत्तराखंड के अंदर, यूपी के अंदर बने हुए थे कि एक सरकार आती है, दूसरी सरकार जाती है, ऐसा काम करना है, वैसा काम करोगे तो सरकार नहीं आएगी। मगर यहाँ की महान जनता ने जिस प्रकार से हमने 5 साल में कार्य किए और उन 5 साल के कार्यकाल में हमने तमाम उपचुनाव हुए, उन सभी उपचुनाव को उत्तराखंड में हमने जीते। तो वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने एक बोला कि हमारी लगातार उपचुनाव में हार हुई, अगर वो अपडेट होके आते, पुराना डेटा रखते तो ये प्रश्न ना करते। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारे पास हर काम के लिए कार्यकर्ता, हमारे संगठन इस प्रकार का संगठन है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के पास काम है, और जिसके पास इस प्रकार की कार्यशैली और प्रणाली हो उसको किसी से भी इस चीज का डरा भी डर नहीं रहता कि चुनाव में आने वाले समय में क्या होने वाला है। मैं पिछले 10 दिन से ये चंपावत की पावन धरा पर हूँ और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दूर दूर तक, अगर आप दूरबीन से देखोगे तो एक भी इनका कांग्रेस का झंडा तक नहीं दिखाई देगा। और आज भी मैं अपडेट बता देता हूँ, चंपावत जिला कार्यालय में अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता और एनएसयू के कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर जिस प्रकार से रोड शो हुआ, मुख्यालय चंपावत के जो कार्यालय है बीजेपी का, वहां से शुरू हुआ पूरे बाजार तक, और इतनी भीड़ थी कि वो मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जगह जगह पर महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, आपको जब दिखेगा, जब इसका चुनाव का रिजल्ट आएगा, एक ऐतिहासिक चीज। बिल्कुल, 3 तारीख बहुत करीब है अब तो। सत्यवीर जी, योगी जी पे आना चाहूंगा, योगी जी देखो, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा भी कुछ दिनों पहले योगी जी यहाँ पर आए। योगी जी यहाँ पर आए नहीं क्योंकि ये मातृभूमि भी और जन्मभूमि भी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनका अगर वो यहाँ पर आते तो उनके लिए कोई ऐसा विशेष नहीं बन सकता कि बात नहीं बन सकती कि वो केरल से आ रहा है या महाराष्ट्र से आ रहा हो, वहां का नागरिक। वो यहाँ के नागरिक है और जन्म से है और मातृभूमि भी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, योगी से ही कुछ पीड़ा होती है क्योंकि जिस प्रकार के उत्तराखंड के रूढ़ी के परिसंपत्तियों के विवाद थे, जिस प्रकार से दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक विचार की सरकार ने बैठ के 96% परिसंपत्तियों का जिस प्रकार से बिना खून खराबे ने और एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि दोनों राज्य शर्मसार हो सके। एक उत्तम उदाहरण बने हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने परिसंपत्तियों का निवारण किया, ये उन सभी राज्यों के लिए भी उत्कृष्ट उदाहरण बन सकता है कि किस प्रकार से परिसंपत्तियों का बंटवारा किया जा सकता है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पिछले 10 दिन से चंपावत में, चाहे वो टनकपुर, बनबसा हो, चाहे चंपावत का ये हिल स्टेशन हो, यहाँ पर तमाम ऐसे कार्यकर्ता है जो निरंतर कांग्रेस के जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं कुछ इनके नेता यहाँ पर आए थे, हरीश रावत और यशपाल आर्य। मैं देख रहा था कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे पहले, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, वो यहाँ पर है नहीं। वो चंगाता के गुणगान गा रहे, चुनाव चंपावत में हो रहा है।
तो जो कांग्रेस के अंदर अपने जो भीतर अपने चल रहा है, उससे तो ये निश्चित है कि इनकी जमानत भी बचती है कि नहीं बचती। चलिए लखपत जी, सर ये तो कह रहे हैं कि आपको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के लिए प्रचार करना चाहिए था जिनको, वो तो बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अगर ये भाजपा इतनी मजबूत है तो कांग्रेस को लोगों को ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। एक तरफ तो ये कह रहा है हमारे पास संगठन मजबूत है, हमारे पास बड़ा मजबूत यहाँ पे नेतृत्व है, और आप ऊपर से कहते हैं कि कोई बाहर से कर्नाटक और हैदराबाद से नहीं आ रहा है प्रचार करने। क्या कर्नाटक हैदराबाद उत्तराखंड में नहीं है? बेंगलोर उत्तराखंड का हिस्सा नहीं माना जाता है? यदि एक हिंदुस्तान की परिकल्पना की बात की जाती है तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से हरीश रावत जी का, यशपाल आर्य जी का नाम ले रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है। वो बड़े लोग हैं और सामाजिक जीवन में उन लंबा समय दिया है। जहां तक प्रीतम जी की बात की है, प्रीतम भाई वहां पे लगातार थे, लगातार प्रचार में रहे हैं, और हमें कहने की जरूरत है, हमें न इन्हें सफाई देनी है, तो रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से वहां पे सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा, धन बल का, भाव बल का, पैसा बल का, गुंडागर्दी का जो चरम आलम वहां पे किया गया है, ये इससे पहले नहीं देखा गया है। और उसके बावजूद भी जब इन्हें लग रहा है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ला करके रोड शो कराने का काम किया जाए। आपने बहुत अच्छे काम किए होते मान्यवर, आपके मुखिया चुनाव नहीं हारते। यदि आपके सरकार ने 5 साल पिछले काम किए होते, आप 3 मुख्यमंत्री नहीं बदलते। यदि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ तो वो तो वहां की रुद्रपुर की जनता ने भी दिखा दिया कि धामी 2 बार के विधायक रह करके नकार दिया उन्होंने देखा है कि धामी जी के बस में कुछ है ही नहीं काम करना, इसलिए तो उन्होंने नकारा है, एक पदेन मुख्यमंत्री को नकारा है। और आज जहां पे वो सीट छुड़वा रहे, उससे पहले आपके विधायक थे। आज आप क्षेत्र में जाके कहते लगातार कि आप विधायक नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव करा रहे। कोई भरोसा है भाजपा में कि धामी जी कितने दिन मुख्यमंत्री रहते और कब वो मुख्यमंत्री पद से हट जाए? ये भाजपा है, ये छलदम से, झूठ से, फरेब से और नेगेटिव, एक नकारात्मक नेगेटिव खड़ा करके जिस तरह से चुनाव जीतने की बातें कह रहे, मैं आपसे कह सकता हूँ स्वच्छ चुनाव हो जाए तो भाजपा जमानत नहीं बचाए। और ये दामी जी भी जानते हैं। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं क्या? सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा काम क्या होता। वहां पे कवियों को बुलाया जा रहा है, वहां पे गायकों को बुलाया जा रहा है, वहां पे नाचने वालों को बुलाया जा रहा है। अरे दामी जी अपने काम पे मांगे ना वोट। ये कवियों को बुला रहे हैं आप, कभी दिल्ली से, कभी पंजाब से कवियों को बुला रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश से बुला रहे हैं, कभी नाचने वालों को बुला रहे हैं, कभी गाने वालों को बुला रहे हैं और उसको अपने फेसबुक ट्विटर पे डाल रहे हैं। फिर आपने अच्छा काम किया, अपनी योजनाओं पे विकास पे काम मांगे ना वोट, किसने मना किया है? उसकी बात कीजिए ना। अब आप समझ सकते हैं मान्यवर, जो मुख्यमंत्री कवियों का सम्मेलन करा रहा हो, अपने समर्थन मांग रहा हो, गायकों से समर्थन मांग रहा हो, नचनियों से समर्थन मांग रहा हो, तो उससे क्या कहा जा सकता? दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आशित हो कि मेरी सीट बचाया जाए, मैं सीट जीतूं, तो काम की बातें चलिए लखपत जी लौटेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल पैसा बल, छल दम जो प्रयोग कर सकते हैं, लोकतंत्र की सारी हत्याएं करके चुनाव जीतना चाहते हैं, और वो वही काम वहां पे किया जा रहा है। चलिए सतवीर जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक कमेंट में लेना चाहूंगा दिनेश जी से इसी बीच। दिनेश जी, बड़े बड़े नेता वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए वो बात सही है। राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट के अंदर तो इसको हर पार्टी को करना ही पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। बाकी बात रही कि वहाँ स्पोकन पोजीशन चौहान जी ने अपनी आंखों से देख के बयान कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है ये तो चौहान जी ही जान सकते हैं, क्योंकि वो बयानबाजी कर रहे हैं प्रवक्ता की तरफ से। अच्छी बात है, और हम भी चाहते हैं कि जनता का पैसा खराब ना हो, धामी जी विजय हो, योगी जी की मेहनत काम आए, वो अच्छी बात है। बाकी चौहान जी को ये देखे कि वहाँ पर विकास पहले भी कितना हुआ है और अब भी कितना हुआ है। तब से 2 महीने से धामी जी वहाँ लगन चक्कर लगा रहे हैं, आप लोग भी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं। ये झंडे और डंडे या ज्यादा माहौल इकट्ठा कर लेने से आप ये लगा लें कि हम
जीते हुए कैंडिडेट है, जीते हुए आप कैंडिडेट हैं ही हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का पूरा पूरा काफिला वहाँ लगा हुआ है, सरकारी लोग वहाँ लगे हुए हैं, सरकारी धन बल का प्रयोग वहाँ हो रहा है, तो बस नेचुरल वहाँ पर काम तो कर ही रहे होंगे, कम से प्रचार तो कर ही रहे चलिए होंगे। दिनेश जी क्या मिलेगा इसको? चलिए इसी पर कमेंट लेना चाहूंगा मैं सत्यवीर चौहान जी से। दिनेश जी लौटेंगे आपके पास। सत्यवीर जी, आरोप बहुत हो गए, अगर कांग्रेस की बात कर लें या दिनेश जी की बात कर लें तो आरोप बहुत हो गए आपके ऊपर इसी बीच। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे समर्थन की बात, वो 10 मार्च को तो सभी ने देख लिया जब हमारी 47 सीटें हैं, किसका समर्थन हुआ किसका समर्थन नहीं हुआ। दूसरा मैं आपको प्रियवत एक चीज बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी अदालत होती है जनता, और जनता जनार्दन जिसको चुनती है वही लोगों के कार्य करती है, और वही ये तय करती है कि इस सरकार ने हमारे पक्ष में कार्य किया। दूसरा समर्थन की बात करी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, तो इनको बता दूंगा मैं हमारे साथ किसका समर्थन है। हमारे साथ उस गरीब का समर्थन है जिसका हमने हमेशा ख्याल रखा, उस गरीब का समर्थन जिसके यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा धन जा रहा है, उसका समर्थन है। जो पिछले कई दशकों से जो सफाई कर्मचारी थे, जिन्हें कि हम पर्यावरण मित्र कहते हैं, वो 3 संवर्गों में काम करते थे और एक ही जैसा काम करते थे, तीनों की सैलरी अलग अलग थी। उनके जो अध्यक्ष थे वो आके मिले, मगर आचार संहिता 5 जनवरी को मिले तो उनकी आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हो नहीं सकता, और जैसे ही हमारी सरकार आई हमने उस कार्य को किया, वो हमारे समर्थन में है। बुजुर्गों की जो पेंशन थी, जो एक पति दोनों को मिलने का कार्य होगा, वो हमारे साथ है। दिव्यांग है जिनकी पेंशन हमने बढ़ी, वो दिव्यांगजन हमारे साथ है। हमारे साथ वो युवा है जिसकी अभी लगातार भर्तियां चल रही है, और अभी आप देख रहे होंगे पुलिस की भर्ती कितने सालों बाद चल रही है। तो हमारे साथ तो पूरा उत्तराखंड 2022 के चुनाव में भी था, और ये यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है उसमें भी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, योगी जी की आने की पीड़ा इनकी मात्र एक पीड़ा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ है, किसी की खून खराब है तू मैं के पिछले दशकों से अटका हुआ था। दूसरा, योगी जी एक संघ के रूप में जिस प्रकार से राम जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का चाहे जनसंघ से चाहे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हो, जो हमने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारे पास सरकार का मौका आएगा, अदालत में खड़े होकर हम राम मंदिर का जिस प्रकार की अदालत का निर्णय आएगा, राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। आप ये देख रहे होंगे कि 2017 में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस इसके साथ जाके गठजोड़ किया, सपा के साथ गठजोड़ किया, जिसने कि राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई, और आज ये इसीलिए डरे हुए हैं कि वो यहाँ आके इनकी पोल खोलेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि अभी इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक राजस्थान में हुई, 3 दिन का मंथन किया, पता नहीं उसमें से क्या मंथन निकला। पूरा गांधी परिवार तथा कथित गांधी परिवार उसमें था। उसमें उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी ने बाहर आके कि भारत जोड़ो, अब वो भारत जोड़ो नेपाल में भी दिख रहा था, यूरोप में भी दिख रहा था। जब राहुल गांधी जी वहां पर गए, किस प्रकार के वक्तव्य भारत को दे रहे थे, भारत के बारे में बोल रहे थे, और इनकी किस प्रकार को देश को बरगला सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो भारत ने 1947 में भी देखा। जब किसी भी लेख में ये उतरत नहीं है कि कितने भारतीय मारे गए, कितने भारतीय बेघर हुए, कितने अनाथ हुए। अब इनकी वही स्थिति आज की देश में खुल रही है, और यही अर्थ है कि राज्य दर हारते जा रहे हैं, और भाजपा अपने वैचारिक संगठन के आधार पर और भारतीयता और राष्ट्रवाद के आधार पर आगे बढ़ते जा रही है। चलिए और मैं सत्यवीर बताना चाहूंगा कि तमाम नेताओं के नाम बोले थे कि ये यहाँ आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही है, भारत के नागरिक ही है। आज हमारा अगर विश्व बड़ा संगठन है तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होती है किसी के संगठन की, और वही कार्यकर्ता जो है, वही कार्यकर्ता सरकार बनाता है। और मानते हैं कि वोटरों का उसमें अहम योगदान रहता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मेहनत कार्यकर्ता होती है और बूथ स्तर के कार्यकर्ता की मेहनत होती है। चलिए लेना चाहूंगा मैं जी। अभी जी हमारे जो कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता जी है, बात कर रहे थे, धन बल की बात कर रहे थे। इनकी मीडिया प्रभारी जी है गरिमा दसोनी जी, उनके बयान का अगर अपडेट होगा अभी 10-12 दिन पहले ही उनका बयान आया था कि कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार चुनाव के समय पे हुआ, तो ये किस प्रकार की यहाँ पे बातें ना करते, पहले उनका ये स्पष्ट कर लेते कि किस प्रकार के बयान कांग्रेस के अंदर से आए। चलिए 30 सेकंड खत्म हुए आपके लखपत जी। इन्होंने कहा लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है, जनता जिसको जिता देती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत अच्छी बात कही। तो धामी को तो चुनाव हरा दिया था, फिर भी आपने मुख्यमंत्री बना दिया।
आप लोकतंत्र के इतने तकाजा कहते हैं, इतने अच्छी बातें नहीं, कहते वो तो हैं। संगठन की बाहरी बात व्यक्ति थी को मुख्यमंत्री ने लखपत सुन जी, लीजिए, सुन लीजिए, वो तो सुन संगठन की सुन बात थी लीजिए। ना। संगठन मुझे किसको पूरी सर बात आंखों कहने बिठाता है, दीजिए, ये सुन भी तो लीजिए। बात आ जाती है ना। नहीं फिर नहीं, सुन बीजेपी लीजिए, किस चीज के मुझे लिए है? सुन लीजिए। संगठन अपनी जगह होता, लोकतंत्र में जनता का बहुमत अपनी जगह होता है। अंतर समझिए। संविधान संगठन को कोई मान्यता नहीं देता है, वो लोकतंत्र में मतों को संगठन लोगों के बिल्कुल। जनादेश को मान्यता देता है। इसको पहली बात। दूसरी बात ये राष्ट्रवाद देश की बातें बहुत करते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आई 1938 में जब राज्य असेंबलियों के चुनाव हुए थे। आप जानते हैं मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई थी? वो तुम लोग थे। हिंदुस्तान को तोड़ने वाले तुम लोग थे। कांग्रेस ने 565 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनाया है, इस देश को बनाया है। कुछ पढ़ा करे इतिहास को, केवल मोदी जी के इतिहास को मत पढ़िए, वो आरएसएस के ऑफिस आए व्हाट्सएप ज्ञान को मत पढ़िए। राहुल गांधी जी पे बोलने से पहले मान्यवर, राहुल गांधी जी के दादा मोतीलाल नेहरू 1938 में 50,000 की हियरिंग लेते थे और देश के अंदर सबसे बड़े अरबपति थे। वो सबसे बड़े, देश के लिए सबसे ज्यादा संपत्ति उन्होंने दान की है। देश के लिए सबसे ज्यादा जेल जाने वाले नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद में पढ़िए, वो चाहते टाटा बिरला बनते, वो चाहते अंग्रेजों के साथ 10 साल 276 दिन जेल में रहे और उसके बाद उन पे आरोप लगाते हैं। और वो आरोप लगाते जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के कहते थे। चलिए लखपत जी, थोड़ा सा ये इतिहास से निकल के थोड़ा सा चंपावत पे आ जाइए। नहीं, इतिहास पढ़ के आइए, जोर से बोलने से नहीं। जहां तक चंपावत चुनाव की बात है, ये मैं जरूर कह सकता हूं और मैं आपसे संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपको यदि इतना पहली बार ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहा हो और वो रात दिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हो, और जहां से वो पहले चुनाव लड़े थे वहां भी वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए थे, कैमरे पे पकड़े गए थे पैसे बांटते हुए। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सत्य बात कह रहा हूं। यदि धामी जी ने काम किया होता, वो नामांकन करने के बाद कहते कि मैं प्रदेश की सेवा में हूं और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आप कहे कि कवियों को आप सम्मिलित करा करके बहुमत दिलाना चाह रहे, कवि सम्मेलन कराना चाह रहे, आप गायकों को बुलाना चाह रहे, गायकों का रोड शो कराना चाह रहे, क्या जताना चाहते हैं? चलिए लखपत जी, आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब लेता हूं जरा सत्यवीर जी से। सत्यवीर जी, चलिए लखपत जी, भरोसे पे चुनाव लड़िए। लखपत जी, चलिए सत्यवीर जी, ये बड़ा आरोप आप पर लगा दिया गया है कि बीजेपी जो है वो कामों को लेकर नहीं वहां पर जा रही है। वहां पर कभी सम्मेलन कराए जा रहे हैं, वहां पर डांस कराया जा रहा है, इन सबसे वोटरों को रिझाया जा रहा है। एक तो कहीं ना कहीं आप ये आचार संहिता की भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सत्यवीर जी, अगर ये सब चीजें वहां पर देखने को मिल रही है, हालांकि ये मेरी बात नहीं है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये लखपत जी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। अगर ये सब चीजें हैं तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है धन बल का, और साथ ही साथ ये आचार संहिता का भी उल्लंघन किया जा रहा है। सत्यवीर जी, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर आपका लिमिटेड टाइम है, उसमें बोलूंगा मैं। अब ये वो कालखंड नहीं है जब यहाँ पर आपातकाल लगाओ, इमरजेंसी लगाओ, कोई कहीं पे कभी सम्मेलन करे, कोई अपना आयोजन करे। आपने तो आपातकाल का समय भी देखा होगा। फिल्म इंडस्ट्री से नहीं देखा नहीं है मैंने, लेकिन पढ़ा जरूर है क्योंकि उम्र नहीं होती। मैं पूछना चाह रहा हूँ। चलिए लखपत जी, अभी आप बोल रहे थे ना, आपके तमाम आरोपों का जवाब ले लेते हैं ना, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाती है। सत्यवीर जी, बात रखिए अपनी। जैसे ही मैं इनका इतिहास खोलने लगता हूँ, इनको पीड़ा हो जाती है। चलिए आप बात रखिए अपनी। लखपत जी सुन लेंगे आपकी बात, आप लखपत जी सुन लेंगे। चलिए मुस्लिम लीग के साथ सरकार, अरे सर सुन लेंगे ना आपकी बात लखपत जी। मुस्लिम लीग के साथ चलिए बनाई है सर, आवाज डाउन करवाऊं क्या? लखपत जी, चर्चा शांति से हो रही थी, होने दीजिए। देशद्रोही रहा है। चलिए ये जनता डिसाइड कर लेगी ना। इस चीजों को मत जाइए मान्यवर। आप चलिए इस तरीके से चर्चा नहीं होती, इनकी आवाज को डाउन किया जाए लखपत जी की। चलिए आवाज को डाउन किया जाए थोड़ी सी। चलिए लखपत जी की आवाज। सत्यवीर जी, बात रखिए अपनी। परेशानी इनकी है, कांग्रेस में कोई सुनने वाला है नहीं, आज तक 19 से एक साथ बैठे नहीं है। दूसरा मैं कह रहा हूँ, सुचिता की और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। उत्तराखंड अपने 22 सालों के साल में कभी शर्मसार हुआ होगा, जब उस समय शर्मसार हुआ होगा जब मुख्यमंत्री कार्यालय से हरीश रावत के ऑडियो और वीडियो निकले थे। उन्होंने कहा था मैं भी खाता हूँ और आप भी खाता हूँ, ये मीडिया ने और अखबार में सभी ने देखा। उस समय उत्तराखंड का जो हिमालय जैसा शीश है, जो गौरव का प्रतीक है, जिसे देखने के लिए पूरा विश्व जाता है, उस समय वो शीश झुका था। और आज ये भ्रष्टाचार और शुचिता की बात करते हैं और संविधान को ताक के रखा इन्होंने। तब जब इन्होंने अपने, मैं नहीं कहता कि
पार्टी में कुछ भी हो, मैं कहना चाहता हूँ कि जगजीवन राम और सीताराम देखिए सत्यवीर जी, आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो लगातार जारी रहेगा। वो आप पर आरोप लगाएंगे, आप उन पर आरोप लगाएंगे। प्रियवती 30 सेकंड। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने चापेकर ब्रदर का कभी नाम नहीं लिया और बात कर रहे थे कि मोतीलाल नेहरू की सबसे बड़े वकील थे और इतना पैसा था उनके पास। आप बता दीजिए, अगर इतने की मजबूत थे तो उनकी फांसी के लिए क्यों विरोध नहीं किया राजगुरु जी के, सुखदेव जी के और उनके भगत सिंह जी के लिए? चलिए, उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता सत्यवीर जी, उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता। मैंने उनको ही मना किया था। चंपावत का चुनाव है, चंपावत पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इतिहास पढ़िए। चलिए, इतिहास, उस इतिहास पर मैं जाना ही नहीं चाहता लखपत जी। क्या कहा गांधी जी के? चलिए, इतिहास पे मैं जाना ही नहीं चाहता, इतिहास पर चर्चा नहीं है। चलिए लखपत जी, मैं इतिहास पे नहीं जाना चाहता। इतिहास पढ़िए। चलिए, मैं नहीं जाना चाहता इतिहास में, ठीक है? उसमें क्या है? मैं कह रहा हूँ इतिहास पढ़िए, आरएसएस का इतिहास मत पढ़िए। चलिए लखपत जी, मैं इतिहास पे नहीं जाना चाहता, ठीक है? ये इतिहास पर चर्चा नहीं है, ना ही हमारे साथ इतिहासकार कोई बैठा है, ठीक है? ये झूठ का किताबें पढ़िए, उसमें जाके पढ़िए क्या था इतिहास। सर उसके लिए आप लोगों को बहुत समय मिलता होगा किताबें पढ़ने के लिए। कुमार विश्वास को क्यों बुलाया गया, ये पूछ रहा हूँ मैं। लखपत जी, किताबें पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत समय मिलता होगा, लेकिन चर्चा 1 घंटे की होती है, उस पर जरा चंपावत चुनाव पे बात कर लें। मैं ये पूछ रहा हूँ, गलत बातें कही जाएंगी। चलिए, इतिहास पे मैं नहीं जाना चाहता, ना बीजेपी के इतिहास पे, ना कांग्रेस के इतिहास पे, ना भारत के इतिहास पे। चंपावत के इतिहास पे बात कर लो ना। तुम सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी पे जाओगे। आप पहले चुनाव के चंपावत पे मैं ये पूछा इनको कि मैंने कहा ये देश आज किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। आज चैनल पे इतने चिल्ला रहे हो तुम ना, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है, ये देश ही नहीं था। चलिए, इसकी क्या देन है ये मुझे सब पता है, ठीक है? अरे इतिहास पढ़िए। अरे सर, इतिहास के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे पता है आप इतिहासकार हैं बहुत बड़े, लेकिन चंपावत चुनाव को लेकर जरा सा सवालों का जवाब इनसे ले लेते हैं। रियासतों को मिला के ये हिंदुस्तान देश नहीं था, 565 रियासत मिला के कांग्रेस ने बनाया देश को। उस पे पढ़िए पहले। देश 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 तोड़ने वाले तो मुस्लिम लीग के साथ तोड़ने मिलने वाले लोग हैं। मुस्लिम लीग के साथ काम किया तुम लोगों ने, सरकार बनाई 3 राज्यों में। चलिए लखपत जी, आप गद्दार समझते हैं? चलिए लखपत जी, मेरा एक छोटा सवाल। 3 असेंबली में मुस्लिम लीग के साथ सरकार कांग्रेस ने बनाई। सर, चलिए माफी के साथ आपको रोकना चाहिए। चलिए चर्चा पर वापस आते हैं और मेहमान हमारे साथ बने हुए लखपत बुटोला जी। लखपत जी, क्या मोहम्मद अली जिन्ना कभी चंपावत आए थे क्या? लखपत जी, चलिए संपर्क टूट चुका है शायद। दिनेश शक्ति टिका जी, दिनेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर देखिए, चंपावत के मुद्दों पर बात करना कोई नहीं चाहता, लेकिन इतिहास में चले जाएंगे, मुस्लिम लीग को लेके आएंगे, बीजेपी का इतिहास खंगाल डालेंगे और कांग्रेस का इतिहास खंगाल डालेंगे, भारत का इतिहास, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर सबका इतिहास खंगाल डालेंगे। चंपावत का इतिहास का आखिर क्या होगा? या चंपावत इसी ढर्रे पे चलता रहेगा? टूटी सड़कें, खंडर गांव, पलायन पे पलायन, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नशे के लिए युवा बढ़ता जा रहा है, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं, और इसी ढर्रे पर चंपावत चलता रहेगा क्या? और नेता जो हैं वो भारत के इतिहास में उलझ जाएंगे, या तो बीजेपी के इतिहास में, आरएसएस के इतिहास में, कांग्रेस पर चले जाएंगे कि मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। ये सब चीजें जब जनता देख रही होती है तो ये सब चीजें जनता को जरूर राहत होती होगी। दिनेश जी, जब भी चंपावत के ऊपर बहस होती है उसके ऊपर ये कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर लाठियां लगाना शुरू कर देती है। इस चंपावत के इलेक्शन के अंदर पूरा कांग्रेस का इतिहास खोलना या भाजपा का इतिहास खोलना ये राजनीति नहीं है। ये पब्लिक को ये दिनेश जी, मुझे तो साफ तौर पर लगता है कि मुद्दों से या तो मुझे भटका दो या आपको भटका दो या जनता को भटका दो। मैं कहता रहा हूँ, पब्लिक को भड़काने वाली बातें होती है, उसे अटकने वाली बातें होती है। मेन मुद्दा चंपावत के विकास, मेन मुद्दा चंपावत का इलेक्शन का है। चौहान जी भी अपने पूरे
राजनीतिक तथ्य आ जाते हैं कि मैं ये कर खोल दूंगा तो मैं वो खोल दूंगा। इधर कांग्रेस भी पुराने मुद्दे खोलते हैं। आज मोतीलाल नेहरू ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना आके, जवाहरलाल नेहरू ने तो इलेक्शन नहीं लड़ना। इलेक्शन लड़ना है भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और वहाँ की सीटों में उनके प्रत्याशी हो। हर एक प्रत्याशी जो अपने आप को जीतने का दावा कर रहा है, चाहे वो धामी हो चाहे वो मैडम निर्मला जी हो। अब वहाँ का हो, वहाँ की महिलाएं, वहाँ का युवा क्या चाहता है। कल्याण तो शुरू से ही हो रहा है, कल्याण कोई धामी की सरकार से तो हुआ नहीं। बेरोजगारी पहले से ही है, अब बढ़ गई है, पहले बेरोजगारी कम थी। ये सारी चीजें इलेक्शन के बाद विपक्ष को पहले भी उठानी चाहिए और इलेक्शन के बाद भी उठानी चाहिए थी। अगर ये बातें पहले उठाई जाती तो शायद ये मुद्दे ही ना उठते, लेकिन नहीं। जब ये मंच पे आते हैं तो एक दूसरे की बिल्कुल दिनेश जी, साफ तौर पर यही देखा जाता है कि जनता को मुद्दों से भटकाने के साथ साथ हमें भी और आपको भी कहीं ना कहीं मुद्दों से भटका दिया जाता है और फिर भारत के इतिहास पे चले जाएंगे, बीजेपी के इतिहास पे चले जाएंगे और जिस मुद्दे पर है उसका इतिहास कोई नहीं खंगालना चाहेगा। और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो सीधे मुद्दे की बात होगी और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए चर्चा पर वापस आते हैं और सतवीर चौहान जी, मैं सीधे आपकी ओर आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर चंपावत में जिस तरीके से आप विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं तो कौन से मुद्दे आखिर अधूरे रह गए जिसको सीएम धामी को वहां के पूरे करने हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले प्रियवत जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस का जैसे ही मैंने चिट्ठा खोलना शुरू करा वो भाग गए। ठीक है, उनको सत्य से जैसे ही आता तो विचलित हो जाते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुमाऊं में मैं पहली बार नहीं आया हूँ। जब मैं छात्र जीवन में भी था, जिस समय मैं आगरा में रहता था, मैं कई बार यहाँ पर आया। यहाँ पिथौरागढ़ से एक गाँव आगे पड़ता है पसवा, नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल लगता हुआ है, वहां तक मैं कई बार गया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय और आज की स्थिति में क्या अंतर आया है और क्या और अंतर आने वाला है। मैं जब यहाँ पर पहली बार आया था और दूसरी बार आया, फिर मैं लखनऊ से होते हुए यहाँ आया था, रायबरेली से होते हुए, तो मैंने देखा कि यहाँ की जो रोडें थी बड़ी कंजस्टेड रोडें थी, सिंगल लाइन रोड थी, बड़ी दिक्कत आती थी। जब मैं पहली बार हल्द्वानी से चला सुबह 7 बजे तो पसमा पहुंचते पहुंचते मेरे को रात को 9 बज गए। और आज मैं टनकपुर से जब चला, जब यहाँ पर 5-6 घंटे लगते थे, आज टनकपुर में आप एक से सवा घंटे में यहाँ पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए हमारी सरकार ने किस प्रकार से यहाँ काम किया, ऑल वेदर रोड किस प्रकार से हमने की। अभी मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्थिति है पूर्णागिरी जी, यहाँ पर रोपवे का आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए काम करेंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि सतकुंडा में जिस प्रकार से भी हमने रोपवे को संचालित कर दिया है, आने वाले समय में यहाँ 10 सालों के लिए मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर सतपाल महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि हम उत्तराखंड में धार्मिक सर्किट हाउस बनाने का काम किया है, तो यहाँ पे भी गोलचू महाराज के नाम से एक सर्किट हाउस बनाएंगे, जो कि यहाँ के बहुत न्याय के देवता माने जाते हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं यहाँ से चंपावत से लोहा घाट की तरफ भी गया 2-3 दिन लगा था, यहाँ पे कितने अच्छे होटल रेस्टोरेंट ढाबे खुले जो कि पहले नहीं थे। वो ये कारण इसका रहा है कि यात्री यहाँ पर बहुत आने लगे हैं, दर्शनार्थी यहाँ पर बहुत आ रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को चलिए सतवीर जी, तथ्यों को उतना ही रखिएगा जितना मैं पचा सकूं, क्योंकि मैंने भी वहां पर सब चीजें अपनी आंखों देखी हैं। ये सब चीजें मैं भी वहां गया था, मैं ये पूरी सब चीजें ठूलीगढ़, चंपावत और खटीमा, बनवसा ये सब देखा हुआ है मेरा। ठीक है, तो चीजें उतनी ही रखिएगा जितनी मैं पचा सकूं। क्या इस प्रकार की रोडें पहले थी क्या? और मैं तो रोड यहाँ पर पहले थी क्या? आप बताइए, मैं तो अगर मैं गलत तथ्य दे रहा हूं। नहीं बिल्कुल, ये बात तो माननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी ने विकास कार्य तो किया है। कितना समय लगता था और कितना समय लगता है? नहीं मानता हूं मैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने विकास कार्य तो किया है। सड़कों का जो चौड़ीकरण का कार्य किया गया है, इसको मैं मानता हूं। लाइन बन रही है, जो इस पहाड़ी राज्य में कुछ सोच नहीं सकता था, जो मोदी जी का विजन है और इस सरकार ने करके दिखाया है, क्या वो पहाड़ के लिए नहीं है तो किसके लिए है? उत्तराखंड प्रदेश के लिए तो नहीं है, किसके लिए नहीं है? आप बताइए मुझे। नहीं, मैं मानता हूँ इस चीजों को। उत्तराखंड में इतने पर्यटक कार्य क्यों आ रहे? क्योंकि मूलभूत आवश्यकता यहाँ की सुन ली है। मानता हूँ इन चीजों को, क्योंकि मैंने काफी करीब से उस क्षेत्र को देखा है
और कबीरदास का एक दोहा भी है कि तू बोले कागज लेखी, मैं बोलूं आंखन देखी। कि आप लोग तो कागजों की बात करते हैं, लेकिन मैं आंखों देखी बात करता हूं कभी कभी। मैं आपको आंखों देखी जी, वही बात ये मैं कह रहा हूं। बच्ची मैंने आपको आंखों देखी वो बताओ। सारी चीजें सत्यवीर जी, मैंने आंखों देखी चीजें, मैंने वो सब चीजें देखी हैं। मैं वहां काफी चंपावत में कई बार गया हूं। चंपावत की बात कर ले, ठूलीगढ़ और ये सब बनबसा, खटीमा और माधव टांडा और शारदा बैराज, नेपाल तक मैं काफ़ी उधर कई बार गया हूँ। मैंने देखा है परिवर्तन किस तरीके से हुआ है, और आज से नहीं, मैं लगभग 2015 से वहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हमारे साथ लखपत जी जुड़े हुए हैं। लखपत जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी जी सर, विकास कार्य कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चंपावत में हुआ है, लेकिन कुछ विकास कार्य जरूर रह गए हैं जो बीजेपी जो है वो सीएम अगर विधायक बनते हैं वहाँ से तो बीजेपी करना चाहेगी। क्या धामी जी चुनाव जीत जाते तो जो विधायक जीता था उस चुनाव वहाँ का विकास नहीं करता चंपावत का। ये बहुत सेखियां बखेर रहे थे। क्या ये अपने गांव से दिल्ली पैदल जाते थे? आज तक सड़कें नहीं बनी थी। ये सड़कें क्या कौन छोड़ के गया? नहीं, वो बता रहे थे कि अभी एक हल्द्वानी से और वो अपने गांव गए थे तो वहां पर सुबह 7 बजे चले थे और रात के 9 बजे पहुंचे थे। अरे सुन लीजिए ना पूरी बात। मैं ये कह रहा हूँ, जितने इस देश के अंदर सीएससी सेंटर खुले, पीएससी सेंटर खुले, किसने खोले? इसके देश के अंदर जितने ब्लॉक खोले, किसने खोले? सड़क से कनेक्टिविटी किसने की है? जितने स्कूलें खोली, किसने खोली है? मैं इनके विकास काम बता। धामी जी कहते थे 6 महीने में 24,000। थोड़ा सा कम शब्दों में रखिएगा क्योंकि समय का अभाव है लखपत जी, थोड़ा सा कम शब्दों। 24,000 भर्तियां हो गई। किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। पलायन आयोग बना के देहरादून में ऑफिस बनाए, पलायन रुक गया। बेरोजगारी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है, 52% बेरोजगारी दर गई है। उत्तराखंड के अंदर प्रति व्यक्ति आय घटी है। जो कांग्रेस 1,79,000 तक लेके गई थी, उसको घटाने का काम किया इन्होंने। लोगों की स्थितियां आज ये हो गई कि लोगों की जो रोजगार के संसाधन वो छीनने का काम किया गया। जहाँ तक ये कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात कर रहे हो, ये 2009 में एंटनी जी आकर के उन्होंने गौचर में उद्घाटन किया था इसका। इन्हें पता नहीं है। 2012 में सुन लीजिए ये नॉलेज नहीं आपको। चलो सत्यवीर जी, थोड़ा सा जाते जाते कमेंट ले लेते हैं। चलिए, आप अपनी मूर्खता पे हंस रहे हैं। आप अपनी मूर्खता पे हंस रहे हैं। वो देख रहा है नहीं है जो जिस प्रकार से आप तथ्य दे रहे हो। 2009 में एंटोनी जी ने इसका उद्घाटन अरे किया सब था। कुछ हो गया इसमें, सारा हो गया। अरे सब कुछ हो गया, राज्य बनना ही नहीं चाहिए था। सर सत्यवीर जी, ये रैपिड फायर राउंड बाद में खेलेंगे थोड़ा सा, ठीक है? पहले जवाब लेते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ, इसको समझेगा और ये हंस अपनी मूर्खता पे मत हंसेगा, पढ़ेगा। अरे वो दिख रही है, सुन लीजिएगा। और चारधाम सुधारीकरण मार्ग जिसको कहा जा रहा ऑल वेदर रोड, जो नया नाम दिया, तुमने नाम देने के अलावा कुछ किया नहीं है। उसमें 12। चलिए लखपत जी, फिलहाल समय समाप्त हुआ। और एक जाते जाते मैं कमेंट छोटा सा लेना चाहूंगा दिनेश जी से। दिनेश जी, थोड़ा सा कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा। सब बोलिएगा आप। चलिए लखपत जी, थोड़ा सा समय का अभाव है। दिनेश जी, जाते जाते मैं कमेंट लेना क्या चाहूंगा। बताऊं कि चौहान जी भी अपने आप में विधायक है और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी विकास है, दोनों बोलने में बहुत सक्षम है। और नहीं, इसीलिए प्रदेश प्रवक्ता है दोनों लोग। हाँ, मेरा सिर्फ कहना दोनों से यही है, अगर किसी टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं तो उसी को लेके चले तो उसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अब इधर उधर की बातें करके कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आज चंपावत का चुनाव है, वो अहम चुनाव है, और खासकर उत्तराखंड का चुनाव है और मुख्यमंत्री का चुनाव है। अगर मुख्यमंत्री जीत जाता है तो भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वही के वही रहेंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी वही के वही रहेंगे। फर्क पड़ेगा वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बेरोजगार लोगों को, वहाँ के विकास का। हमें वो बात करनी चाहिए। हमें वो बात नहीं करनी चाहिए कि हल्द्वानी से वहाँ 12 घंटे लगते थे, जब सड़क को 1.5 घंटा लगता है। हमें ये लगना चाहिए कि आगे हमें और कितना इसको शॉर्ट करना है, उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर लाठी लगाकर अपना टाइम पूरा करना और पब्लिक। चलिए बिल्कुल दिनेश जी, फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर बात की जाए तो 2014 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की थी, तो ये कहा गया था कि बीजेपी के नाम पर वोट मिला है। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए या उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ये कहा गया था कि बीजेपी को सिंबल पे वोट मिला है। हालांकि विधायकों पे नहीं वोट मिला था, बीजेपी को सिंबल पे वोट मिला है। लेकिन अब देखा जाएगा कि क्या
जो उपचुनाव है चंपावत का, इस पे भी बीजेपी के सिंबल पे वोट मिलता है या नहीं? क्योंकि अगर विकास कार्य पे वोट मिलना था तो सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से ही जीत जाते अगर विकास कार्य पे वोट मिलना होता। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी सिंबल पर वोट मिलता है या सीएम पुष्कर सिंह धामी की राजनीति पर यहां पर एक दाग लगता नजर आएगा। आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए इन वीडियोस के साथ। नमस्कार।